और सज्जनों, हमारे पास एक और महान ज्ञानी वक्ता है जिनके शब्दों को सुनना हमें शानदार अवसर मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री विवेक त्रिवेदी जी की, जो सर आप एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर APSWDP के फाउंडर भी हैं। सर सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर स्टेट अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन सेल के चंडीगढ़ में हैं। सर आपको 14 साल का अनुभव है। आपने MSW PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में किया है। आपको 2010 में हिंदुस्तान टाइम्स ब्राइटेस्ट यंग क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2012 में हुड को नेशनल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2014 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर आपको सुनना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। सर मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। Thank you, Dr. Geetika Malhotra ji, for inviting me and giving me an opportunity to be a part of your workshop. और मैं आदरणीय प्रोफेसर आर.के. मित्तल जी, उप कुलपति सेंट्रल चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, और श्री प्रोफेसर विकास कुमार जी इंचार्ज सोशल वर्क, और आपके जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट के अन्य प्रोफेसर्स और जो टीचिंग फैकल्टी है, उन सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं आज के मौके पे आप सभी को, कन्वीनर एंड को कन्वीनर को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने इस विषय पे एक कोविड-19 के समय में एक वर्चुअल वर्कशॉप करने का प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया। और जिस तरह से हम नंबर्स देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स का और जो आपने बताया, तो वाकई एक प्रशंसनीय है। और डिजिटली जुड़ना जो है आज के समय में हमारी जरूरत और कहीं मजबूरी है, और इस तरह के कार्यक्रम जो है हमें समय समय पर करने चाहिए। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है आपकी ईमेल से और जो आपसे बीच में बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ है, कि आपके उप कुलपति जी ने आपको सस्टेनेबल कंजम्पशन के ऊपर एक कैंपेन चलाने के लिए मतलब सुझाव दिया था। और जो आपने शुरुआत की है और जो शुरू से मैं देख रहा हूँ आपके एक्टिविटीज को, वो वाकई में इस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभप्रद है। क्योंकि जब हम लोग MSW करते थे तो मुझे याद है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस समय जो है ऐड नहीं किया था, बट आज एरिया ऑफ सोशल वर्क्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है एक बहुत अहम एरिया ऑफ सोशल वर्क माना जाता है, और जिसमें वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट क्राइसिस, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जिसमें कि कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर वाटर, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य जो है सतत विकास के लक्ष्य यूनाइटेड नेशंस ने निर्धारित किए। तो मैं शुरुआत में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जल जो है ना, एक हमारी जिंदगी की बहुत अहम कड़ी है ना, सभी जानते हैं। और बचपन से जो है सभी एक बहुत अच्छा वाक्य, और मैं कहूंगा कि वो एक वाक्य जो आता है, जल ही जीवन है। इसके बाद ना हर स्कूल में 1 घंटे का इनका है, उसके बाद एक बहुत प्रचलित जो वाक्य है, जल ही जीवन है। हम बचपन आप सब तो आप देखिए बॉडी का कंपोजिशन है और जो अर्थ का कंपोजिशन है, पृथ्वी का कंपोजिशन, कहते हैं कि 90% से ऊपर का जो कंपोजिशन है वो हम लोग जो है पानी से बना हुआ है। चाहे कोई भी प्रकृति की आपकी कृति हो, है ना, जो भी नेचर ने जिस चीज को डेवलप किया, जिसमें एनिमल्स हैं, है ना, हम लोग आते हैं, तो ये सब पानी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम देखेंगे, क्योंकि बचपन से मैं देखता हूँ, तो इवन आप लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसमें सेमिनार में हमसे काफी अग्रज लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप देखिए किसी भी धर्म में जल को कभी भी जो है नजरअंदाज नहीं किया गया। खासतौर से जिस धर्म से हम लोग आते हैं वहां पे हम देखेंगे बचपन से जल देवता की पूजा की जाती है ना। और एलिमेंट्स ऑफ लाइफ में जल को जो है जो उच्च स्थान प्राप्त है वो शायद और किसी एलिमेंट को नहीं प्राप्त है। तो जल देवता वरुण देवता की हम पूजा करते हैं शुरुआत में, कलश के जब हवन करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बचपन से लोगों को बताई जाती है, सिखाई भी जाती है। और इसका कारण भी है कि जिन चीजों से हमारी जिंदगी है, हमें उन चीजों की वर्शिप करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और शायद इसीलिए ये सारी जो प्रथाएं हैं या जो रीतियां हैं, उनमें इन सबको स्थान दिया गया है ना। अग्नि, वायु देवता, है ना, वरुण देवता। आप देखिए अगर पूरे वर्ल्ड का कंपोजिशन देखेंगे पानी का, तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे पानी की किल्लत है। अगर हम अपने देश में भी देखेंगे, आप सब न्यूज में पढ़ते होंगे, जैसे महाराष्ट्र में बीड की बात आती है,
हमेशा से वहाँ पे वाटर ट्रेन्स के नाम से, मतलब गैलन्स ऑफ वाटर जो है किसी दूसरे स्थान से लाया जाता है ट्रेन के माध्यम से, क्योंकि पानी वहाँ पीने के लिए नहीं है। ऐसे कई सारे स्थान हैं। इवन अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं है, भिवानी के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, बट मैं चंडीगढ़ के बारे में बोलूँ, चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ पे 24 घंटे पानी की सप्लाई की बात की जाती है, वहां पर भी पानी की क्राइसिस है। और ये सब ऐसा नहीं है, बट किस कारण से डेवलप होता है, उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, प्रकृति के द्वारा भी नहीं है, और जो हम लोग कोशिश करते हैं उसमें भी नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है उसमें खासतौर से जो पानी है उसके बारे में हमें चिंतन और गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और निरंतर इस पे हमें इनके ऊपर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी बहुत तादाद में अवेलेबल है, और कई ऐसे क्षेत्र में जहाँ ना के बराबर अवेलेबल है। पानी के टैंकर से भी कॉमन व्यवस्था हो गई है शहरों में कि पानी नहीं आया तो आपको टैंकर्स के लिए कॉल करना पड़ेगा। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में मेरे बारे में सुना होगा, मैं सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो नगर निगम की एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, है ना। तो पानी की व्यवस्था हर शहर में चरम पे आ चुकी है, और जो वाटर के जो लेवल्स हैं, जो वाटर टेबल बोलते हैं, उनका जो है बहुत निचला पायदान तक पानी खिसक चुका है। और ये बहुत चिंतन है। जैसे कि राजेंद्र सिंह जी आपके आज मुख्य अतिथि थे, मैं उनको सुन रहा था, शुरू से ही सुन रहा था, और मुझे अपनी जिंदगी में मौका प्राप्त है राजेंद्र सिंह जी के साथ रहने का और मिलने का। मुझे याद है 2006 में सर जो है चंडीगढ़ किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आए थे, मैं स्टूडेंट ही होता था, और मेरी जिम्मेदारी थी उनको पिकअप करना और लेके जाना। तो आज मैंने उनको काफी अरसे के बाद सुना है, और मैं इनको तो अपने बचपन से देखता हूँ, अपनी युवा एज से। तो सर ने कैसे चेक डैम्स के बारे में एक आंदोलन खड़ा किया, और राजस्थान में उनका कार्यशैली, मतलब कार्यकलाप रहा है, बट उन्होंने इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड को किया है ना। आज सारे युवा उनकी ओर देखते हैं, और वाटर यूनिवर्सिटी तक का जो देखिए उन्होंने कहाँ तक इसको लेके गए। तो मैं बात अपने क्षेत्र और सीमित क्षेत्र में ही करूंगा, क्योंकि पानी जो है एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि सभी वक्ता जो है और सभी का स्ट्रेस है कि पानी पानी पानी, जल ही जीवन है। तो आप देखिए, मैं एक शुरुआत एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करूंगा, और मैं कहूंगा हो सकता है कि शायद आप लोग भी इस चीज के ऊपर गौर फरमाते हो। गौर करने वाली बात यह है कि आप सुबह जब उठते हैं, है ना, और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये सभी ने ऑब्जर्व करते हैं, और बट क्या होता है, ऑब्जर्व करने के बाद हम देखते नहीं है। जैसे आपने अपनी वर्कशॉप का जो थीम रखा है, आपने रखा है कि अ शिफ्ट फ्रॉम अवेयरनेस टू कॉन्शियसनेस, है ना। हिंदी में जो गीतिका जी बता रही थी कि आप जागरूकता से चेतना तक, चेतना की हो, है ना। आप देखिए, पता सबको है, अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जो है हर डिपार्टमेंट, हर एनजीओ, और जो हर एनजीओ नहीं है जिनके मैंडेट है वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चेतना किसकी जागती है ना, वो इम्पोर्टेंट आता है। वो इम्पोर्टेंट पहलू है कि आपने जागरूकता तो स्प्रेड कर दी। कई बार जब हम गवर्नमेंट के आंकड़े देखते हैं या आंकड़ों का जब जुड़ाव या घटाव किया जाता है, तो कहते हैं कि कितने % अवेयरनेस क्रिएट किया। तो वो क्या है, कैलकुलेट करते हैं कि हमने कितने प्रोग्राम्स किए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, होर्डिंग्स कितने लगाए, आपने जिंगल्स कितने प्रसारित किए ऑल इंडिया रेडियो पे या दूरदर्शन पे या अन्य चैनलों पे। हम इनके घटकों को देखते हुए, इनके इंडिकेटर्स को देखते कैलकुलेट करते हैं कि हमने 100% में, सपोज मान लीजिए, मतलब मैं मानक बता रहा हूँ, 90% अवेयरनेस क्रिएट करती है, बट उस 90% अवेयरनेस से आपने उस प्रोग्राम में वाटर कंजर्वेशन में क्या अचीव किया आपने, है? तो वो अचीव कैसे होगा, वो चेतना से अचीव होगा। और चेतना का इंडिकेटर जो है आप अपने आप स्वयं जानते हैं, तो स्वयं इसके कारक हैं आप, और स्वयं इसके लिए काम करिए। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था अपने बचपन का, एक एग्जाम्पल मैगजीन का है। मैगजीन का नाम होता था विज्ञान प्रगति, हिंदी में आती थी, और शायद इंग्लिश में उसको साइंस रिपोर्टर बोलते थे, यस आई रिमेम्बर। तो उसमें दोनों में एक कॉलम के एक किसी राइटर ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था कि जब से आप सुबह से उठते हैं, है ना, ध्यान देने योग्य बात है, बेसिक बातें हैं और हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़े थॉट्स नहीं है, बेसिक चीजें। आप देखिए, सुबह उठते हैं, है ना, सुबह सपोज आप 4 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, वट एवर इज योर लाइफस्टाइल। सुबह उठने सबसे पहले आप वॉशरूम यूज करते हैं। वॉशरूम मतलब आप अपने दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, ब्रशिंग से लेके टॉयलेट्स हैं, क्लीनिंग है, आप अपने घर की सफाई कराते हैं, कुकिंग है, कपड़े धुलना है ना। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसमें पानी सुबह से लेके शाम तक, जब तक कि आप बेड पे नहीं चले जाते हैं, यूज होता है। ये पानी कौन सा है? ये पानी पीने वाला पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, जो म्युनिसिपैलिटी देती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो आपकी पंचायत देती है, या हो सकता है कि आपका अपना ट्यूबवेल हो, या
आपका अपना कुआं हो। तो ये पानी कौन सा है? पीने वाला पानी है, जो कि हम पीने के अलावा देखिए किन किन कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। बात कहाँ पे आएगी? यूज एंड उसकी क्वांटिटी के ऊपर, है ना। तो पानी की क्वांटिटी कैसे निर्धारित करें? अब मैं कुछ एक एग्जांपल्स नहीं, एग्जांपल्स और ऐड करूंगा, क्योंकि ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं हमें चेतना को जगाती है। क्यों? जब आपकी कोई चेतन को ठेस पहुंचाता है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप वाटर कर रहे हैं प्लांट्स को, कोई एक बच्चा आपको रोक देता है तो कैसा झटका लगता है। अच्छा, बच्चे हमें सिखाएंगे कि मैं कैसे पेड़ों में पानी दूं। जनरली एक हैबिट होती है, हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें बहुत जल्दी ऑफेंडेड फील होता है, हमें ठेस लगती है। तो ये ठेस लगाना इस समय बहुत जरूरी है ना। और जिस व्यक्ति को ठेस नहीं लगती है, तो मुझे नहीं लगता वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था पानी की यूटिलिटी की और उसकी क्वांटिटी की। मैं कुछ देशों में जब ट्रेवल किया लास्ट 15-16 ईयर्स में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आने के बाद में, ज्वाइन करने के बाद में, तो मैंने देखा अभी हम लोग बहुत देर से इन चीजों पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे 2004 में जो हमारा जो अर्बन सेक्टर, जहां हम शहरों में रहते हैं, वहाँ फ्लशिंग सिस्टम है। मतलब जब आप एक बार टॉयलेट के लिए जाते हैं तो फ्लश करते हैं, और फ्लश का एक ही बटन होता है ना। और वो बटन जो प्रेस करने के बाद में है, 14 लीटर्स ऑफ वाटर से लेके 17 लीटर्स ऑफ वाटर का टैंक जनरली जो हमें मानक जो बताते हैं वो यूज होता है। चाहे आप वो यूरिनेट करें, चाहे वो आप फेशियल मतलब आउटफ्लो करें, ठीक है। तो क्या है ये? 14 से लेके 17 लीटर ऑफ वाटर इन वन गो। Now you have to see how many times of one person utilize the toilet in home, या फिर किसी अपने ऑफिस के या किसी संस्थान में जहां पर भी है, कितने बार यूज करता है और इसकी फैमिली साइज कितना है। तो आप ये देखिए, सुबह से लेकर शाम तक पानी से कपड़े धुल रहे हैं, और वही वाटर है जो हम पीने वाला है। तो इसीलिए अब जो है आने वाले दौर में हमें पानी के ऊपर वाटर कंजर्वेशन की ट्रिक्स, वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स, और ये सबके अलग अलग सुझाव किए हैं। कुछ माइक्रो लेवल पे आते हैं और कुछ बहुत बड़े मैक्रो लेवल पे हैं। माइक्रो लेवल पे जो वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स हैं या जो वेज हैं, उसमें हम लोग का एक बहुत बड़ा योगदान अपेक्षित है और है भी। तो मैक्रो लेवल के जो आपके टेक्निक्स आती हैं या जो मेथड्स हैं, उनके लिए जो सरकारी संस्थान हैं या जहाँ से सरकार या लोकल गवर्नमेंट है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल नगर पालिकाएं हैं या नगर परिषद है, ये जो बड़े संस्थान हैं या जो पानी की सप्लाई के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां। तो जैसे कि हमने अपनी क्रियाकलाप में देखा सुबह से लेकर शाम तक का, और उस ऑथर ने, उसी जो मैं जिस आर्टिकल की बात कर रहा था, उन्होंने पूरे पर डे का जो है पानी का कंजम्पशन पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन निकाल के दिया, ठीक है। और जब हम देखेंगे, अब मैं एक चीज और एग्जांपल देता हूँ, चाहे हरियाणा की, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, मैं यूपी से आता हूँ, तो आप देखिए 2-3 स्टेट्स जो हैं जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग, या मैं कहूँगा पूरे देश में, आप देखिए रेलवे स्टेशन पे एक समय होता था, आपको आज भी याद होगा, और मैं हरियाणा का खासतौर से जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र का, पानीपत का, मैं अभी भी ऑब्जर्व करता हूँ, जब शताब्दी से जाते हैं तो गर्मियों में आज भी लोग घड़ों में पानी लेके और वो ग्लास लेके ट्रेन में पकड़ा रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं, कार सेवा। मतलब अगर देखेंगे तो शायद हम ध्यान लोग नहीं देंगे, बट मैं चूंकि ध्यान इसलिए देता हूँ क्योंकि हमने बचपन में शायद खुद ये काम किए हुए। और किस लिए? आज पानी जो है आप मजबूर है खरीदने के लिए। अगर आप चाहें, पानी जो है, आप कहीं अगर अपनी कार से ही कहीं जा रहे हैं, सपोज आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आज पानी आपको वाटर टैप्स नहीं मिलेंगे, पब्लिक टैप्स। आप चंडीगढ़ में आइए, रेयरली टैप्स मिलेंगे। आप अपने शहर में चले जाइए जहां आप लोग पैदा हुए या रह रहे हैं, वाटर टैप्स अब नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे वाटर टैप्स की जगह किसने ले ली है? आपके पानी की बॉटल्स ने ले ली है, ठीक है। और पानी की बॉटल्स कौन बना रहा है? कंपनीज बना रही है, कॉर्पोरेट्स बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज। मतलब पानी को इंडस्ट्री पैदा कर रही है, जबकि पानी जो है प्रकृति में अवेलेबल है। और वो एक वर्ड अगर याद हो आपको, अपने टाइम में अगर याद होगा न्यूज चैनल से, कि एक समय में मिनरल वाटर बोलते थे, बट किसी ने कोर्ट में केस किया है और इसको जो है वाटर के उसी से, मिनरल वाटर नहीं, क्योंकि नोबडी हैज एडेड मिनरल्स, इट इज सिंपल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो पानी जो है आज की डेट में 20 रुपए से लेके 100 रुपीज तक की बॉटल्स है 1 लीटर, एंड हम लोग खरीदते हैं। इवन आप लोग भी खरीदते होंगे। आप एयरपोर्ट पे जब किसी देश में जा रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आप जो है एक्वाफिना नहीं, वहां पे कोई और बॉटल्स मिलेंगी विच कॉस्ट 100 and 100 above फॉर 1 लीटर बॉटल। तो ये क्या है जो सर ने जो आपकी कैंपेन शुरू कराई, सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो मैं यहाँ पे वर्ड कंज्यूमरिज्म ही ऐड करूंगा, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण। आज का जो विकास है
वो विकास, सतत विकास की बात तो करते हैं, सतत विकास की एडवोकेसी हो रही है, उसके ऊपर लामबंदी हो रही है कि हमारा विकास जो है सतत विकास की तरफ जाए, मतलब निरंतरता की तरफ जाए। बट साइमल्टेनियसली हमारे साथ में वो कारक भी हैं जो कहते हैं कि कंज्यूमरिज्म को बढ़ाइए, उपभोक्तावादी दृष्टिकोण को बहुत जोरों से चरम पे उसको प्रोवोकेट किया जाता है। अभी कौन लोग हैं इसके पीछे? इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जिनका पर्पस सस्टेनेबल कंजम्पशन नहीं है, उनका पर्पस है द मोर दे मार्केट द मोर प्रॉफिट दे विल गेट, द बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जितना पानी बेचेंगे उतना मार्जिन है उसमें, है ना। तो मैं मार्जिन की अगर बात करूं तो मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको दे देता हूँ। जो 20 रुपीज की बोतल आप खरीदते हैं, कोई भी हो सकती है, और जो उसकी जो आपके होलसेल प्राइस होती है वो 9 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए होती है। अब आप देखिए 12 से 13 रुपए पर बॉटल, कॉर्पोरेट्स, मिडिलमैन, ये सब चीजें, बट इसका पार्ट नहीं है इस डिस्कशन का। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीजों को बीच में जाता हूँ, देखता हूँ और फील करता हूँ। हमें फील होता है कि आज हम पानी सड़क पे टैप क्यों नहीं है जिससे हम अपनी बॉटल भर सके। आप अपने टाइम में देखिए, व्हेन यू वर चाइल्ड, आपके पेरेंट्स जब लेके जाते थे, दे वर कैरिंग अ बॉटल। जब खाली जाती थी, ट्रेन से उतर के बॉटल भर के वापस आती थी। आज माइंड में क्या है कि बाहर का पानी अगर अवेलेबल भी है तो इट इज नॉट प्योर, इट इज नॉट सेफ, इट इज नॉट हाइजीनिक। हमारे माइंड को यही ट्यून्ड कर दिया गया, हमारा माइंड अकस्टम्ड है कि बाहर का पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको ट्रायल करिए, बट मैं करता हूँ। और एक बहुत अच्छी थॉट है, हिंदी में ही है और मुझे याद नहीं किसने लिखी है, बट कहते थे कि कहते थे कोस कोस पर, आई थिंक एक कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बदले पानी, इस तरह से कोई था कोस पे डिस्टेंस के ऊपर, कि इतना किलोमीटर चलेंगे, मील्स चलेंगे तो आवाज डायलेक्ट में फर्क आ जाएगा और थोड़ा सा और उसमें डिफरेंस आएगा तो जल के टेस्ट में फर्क आ जाएगा। और मैं यही बात जो है अपने जो इंजीनियर्स हैं उनसे बात करता हूँ कि आरओ सिस्टम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आरओ की अपनी क्रिटिसिज्म है, पानी वेस्टेज बहुत करता है, लेकिन चंडीगढ़ के जो पानी है, जो सप्लाई है, वो अंडर वाटर भी है और कैनाल वाटर भी है, भाखड़ा से पानी है। और शहरों में भी पानी अंडर वाटर है, मैक्सिमम अंडर वाटर पानी है। और इसको जो क्लोरिफिकेशन, क्लोरीन ऐड करके पानी आपकी सप्लाई में आता है, अगर शहरी प्रबंधन है, अगर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आ रहा है, म्युनिसिपैलिटी के थ्रू, तो क्लोरीनेटेड वाटर आता है, वो ट्रीट किया जाता है कि उसमें ऐसे फंगल इन्फेक्शन नहीं हो। बट पानी जो है लोग झरनों से पीते हैं। इफ यू गो टू हिमाचल, एंड मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड हिमाचल, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बगीचों में पानी अपने आप निकल रहा है, नो क्लोरीनेशन, है ना। और आप पिएंगे, मैं तो महीने महीने पर रहा हूँ, बट नो डिसेंट्री, नो वाटर बॉर्न डिसीज, है ना। तो क्या माइंडसेट है, हमारे माइंड को ट्यून किया गया है थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। आप देखिए पानी के एडवर्टीजमेंट है टीवी पे, जैसे कोक का एडवर्टीजमेंट है, द सेम वे वाटर की, एक्वाफिना, बिस्लेरी, सबका ऐड है, क्योंकि आपके माइंड को इतना ट्यून किया कि आप पानी बाहर बॉटल भर के नहीं, बॉटल खरीद के ही पिएंगे। तो अब इसके ऊपर विचार करना है और इसके ऊपर एक मोमेंटम खड़ा होना है, और इसमें सोशल वर्क के स्टूडेंट एक्टिविज्म और इनकी बहुत जरूरत है कि पानी को सेफ डिक्लेयर किया जाए। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है जिस तरह से राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू, मैंने बहुत सारी चीजों के ऊपर राइट की बात की, राइट टू फूड, सर भी बात आ रहे थे। अभी पीने के पानी की राइट होगी कि मैं पानी का, अपना पानी पी सकता हूँ कि नहीं। इवन जब महाराष्ट्र की मैंने भीड़ की बात की थी, तो उसी समय जो मैंने न्यूज में सुना हुआ था और देखा था कि मतलब वहां पे नेचुरल रिसोर्स के लिए नेचर का जो पानी इकट्ठा किया हुआ था, एक डैम से इकट्ठा किया हुआ था, और वो कहते थे वहां के लोकल ही पानी नहीं यूज कर सकते, और वो पानी मुंबई में सप्लाई किया जाता है। तो कई बार ऐसे क्या है कि पानी आपका है लेकिन पानी आप यूज नहीं कर सकते, है ना। और पानी के ऊपर लड़ाई है। अब जो तीसरा कहते तो हैं कि पहला विश्व युद्ध जो है जमीन के लिए हुआ था, पावर के लिए हुआ था, सोवरेनिटी के लिए हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध भी इसी क्रम में हुआ। अब कहते तीसरा विश्व युद्ध अभी हुआ तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि पानी की लड़ाई होगी, है ना। आज पानी को निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास है। अब जैसे कुछ एक प्रयास मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैं एक प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट से, है ना, विच इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं उसमें ये नहीं कि काम करता हूँ, मैं उसमें एडवोकेसी लिख के लिए काम करता हूँ। एडवोकेसी मीन्स कि अलग अलग स्टेक होल्डर से इनके ऊपर बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वाटर वर्कशॉप जो है दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी, तो हमारे ग्रुप से जो है पार्टिसिपेशन दिया गया था। उसमें आर्मी ऑफिसर्स, उसमें एजुकेशनिस्ट, उसमें एक्टिविस्ट, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उससे एक स्ट्रेटजी तय की थी कि हम अपने लेवल पे कैसे एडवोकेसी करके पानी के बारे में बात कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स में कुछ एक कोट करता हूँ जो आप लोग अपने माइंड में रखिए। हो सकता है कि कल आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है कि आपके अपने एनजीओ हो सकता है किसी एनजीओ में जॉब कर रहे हो
और हो सकता है कि वाटर कंजर्वेशन आपका प्राइम मैंडेट हो, तो वहां पे आप कैसे काम कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक और टूल डेवलप हुआ कि हमें पानी को बचाने के लिए जो प्रकृति का पानी है उसको जो है वाटर टेबल को इम्प्रूव करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ी, और उसके बहुत सारे तरीके रहे। आप हिमाचल में जाइए तो उन्होंने इस तरह की छत बनाई हुई है कि सारा पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जाता है ना। हमारा पानी जो है नाली और नाले में निकल जाता है ना। तो ऐसे वाटर को कंजर्व करने के लिए टेक्निक्स आई, और चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको थ्रू प्रशासन, है ना, जैसे बायलॉज बना के, शहर के बायलॉज बना के वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया, जरूरी कर दिया गया कि अगर आपका इस साइज का खास प्लॉट है तो उस पर आपको वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाना ही पड़ेगा। जैसे सोलर एनर्जी के लिए भी यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है कि खास एक साइज के प्लॉट के लिए आपको छत पे अपने सोलर का प्लांट लगवाना पड़ेगा और उसको ग्रिड से जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो मैक्रो लेवल जो मैं बात कर रहा था ना, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल, एक बड़े लेवल पे और एक सूक्ष्म लेवल पे आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं इनको काम करने के लिए। तो मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट ने बायलॉज बना दिए, और माइक्रो लेवल पे एनजीओज और जो एक्टिविस्ट हैं वो उसको प्रोपेगेट करें, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, और लोगों को केवल जागरूकता नहीं, चेतना जगाएं कि आपने वाटर हार्वेस्टिंग का जो बायलॉज है वो वाटर बायलॉज के साथ में आप अपने को फिट कराइए उसको। अब होता क्या है, जैसे सर ने बताया था, राजेंद्र सिंह सर ने क्या बोला, उन्होंने देवी देवी और देवताओं को बीच में जोड़ा पानी के साथ, कोविड-19 को जोड़ा। कोई भी जिम्मेदार है, कोविड-19 है या हमारे जो क्रियाकलाप पिछले कई सदियों से चल रहे हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस से, वो जिम्मेदार है ना। तो अब आप देखिए कि जब वाटर हार्वेस्टिंग का बायलॉज आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, तो कहते हैं कि जी इससे बचने के लिए, चालान से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करते हैं, वो अपनी अपनी चीजें ऐड कर देते हैं। कैसे कि वो सेटअप लगा देंगे, बोर नहीं करेंगे, कोई चेक करने आएगा वो कहेगा पाइप लगा हुआ है, हाँ जी वाटर हार्वेस्टिंग का ओके फुलफिल्ड डन। तो चेतना जो है हमें अपनी जगानी पड़ेगी। जैसे बात करते हैं ना हेलमेट लगाना, वो कहते हैं हेलमेट होना चाहिए सर पे, भले ही वो अंदर से खाली हो, नकली हेलमेट हो, स्टैंडर्ड हेलमेट नहीं हो, लेकिन चालान से बचना है हमें। एंड दैट इज द माइंडसेट व्हिच इज एक्चुअली स्पॉइलिंग अस। और हमारे साथ जो प्रकृति के साथ जो खेल हो रहा है वो शायद हम लोग ही हैं जिम्मेदार। और चेतना में ही नहीं कहता कि सबकी चेतना नहीं जागी हुई है, बहुत से लोग चेतन हैं। जड़ और चेतन की बात करते हैं हिंदी के साहित्यों में, तो जड़ से चेतना तक का संचार, जहां से आपकी जड़ें हैं, जहां से आप पैदा हुए हैं, जहां से आप खड़े हुए हैं, और जहां तक आपकी दिमाग की स्थिति है, मतलब पैर से लेके आपके मस्तिष्क तक चेतना का संचार, मतलब आपका कम्युनिकेशन चैनल इतना क्लियर, इतना पायस, इतना शुद्ध होना चाहिए कि वो जो है प्रकृति को और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो वाकई विकास की ओर अग्रसर हो। हम कहाँ पे जाते हैं, हम केवल दिखावे के विकास की तरफ जाते हैं कि मतलब ये हमने करना है, इसका फोटो खींचना चाहिए, इसका ब्रांडिंग करनी चाहिए, बट उसका असर कितना होना चाहिए शायद हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग कई बार स्टैटिस्टिक्स में भी उलझ जाते हैं। अब मैं छोटा सा स्टैटिस्टिक्स जो है यूज करूंगा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, वो ये कि 70% कहते हैं कि पूरा विश्व जो है पानी से बना हुआ है, और जो पूरा विश्व जो 70% पानी से बना हुआ है, तो 70% में कहते हैं 97.5% क्या है, पानी है। 97.5% पानी सैलिन वाटर है, मतलब जिसमें नमक मिला हुआ है, और 2.5% जो बचता है वो है फ्रेश वाटर। अब आप देखिए जो 2.5% जो फ्रेश वाटर जो पूरे वर्ल्ड में बचता है, उससे पूरी पृथ्वी पानी पीती है, और इसमें कितने लोग प्यासे रह जाते हैं वो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होता है ना। कई 100 मिलियन लोगों को पानी की एक्सेसिबिलिटी नहीं है डेली। अपने एग्जाम्पल्स हम लोग अपने देश से देखेंगे तो चेन्नई में देखिए आप, पानी के लिए बहुत मारामारी है। महाराष्ट्र का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, राजस्थान में पानी की किल्लत है, यूपी में पानी की किल्लत है। अब जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी है, क्योंकि हम लोग जिस बचपन से आते हैं हम लोग तो नगर पालिकाओं को देखते थे, अब चूंकि महानगरों में बैठे हुए तो नगर निगम को देखते हैं। नगर पालिकाओं का पानी जो है हर घर में आता था शहर में, आज वो टोटियां खाली पड़ी हुई, पाइपलाइन खाली पड़ी हुई, लोगों ने इंडिविजुअल बोरवेल कर रखे, अपने अपने घरों में बोरवेल कर रखे हैं, और यहाँ तक की स्थिति है कि 8-8, 10-10 लोगों के क्लस्टर्स से बना के बोरवेल किए हुए, इलीगल। कई शहरों में इलीगल बोलते हैं इनको, जैसे चंडीगढ़ में कैनॉट बोर, आप चंडीगढ़ में अपने घर के अंदर बोरवेल नहीं कर सकते, बायलॉज नहीं है, क्योंकि पानी का वेस्टेज नहीं कर सकते इंडिविजुअल लेवल पे, पानी की सप्लाई गवर्नमेंट इंश्योर करती है। अब आप देखिए गांव की तरफ, जैसे सर ने बोला था ट्यूबवेल है ना, ट्यूबवेल एक फीचर होता था गांव का, जब शहर से लोग गांव की तरफ जाते थे तो ट्यूबवेल का पर्पस क्या था, खेतों में पानी लगाना।
आज उनकी जो है हालत 300-300 फीट नीचे चली गई। यहाँ पानी जो है कहते थे 30 फीट पे पानी आ जाता था, 40 फीट पे पानी मिलता था, 300-300 फीट पानी चला गया नीचे। तो ट्यूबवेल कितना पानी खींचेगी, है ना। तो मैं कुछ कंसोलिडेटेड टेक्निक्स के ऊपर बात करूंगा, जिसमें कुछ होंगे बिहेवियर चेंज के ऊपर। और बिहेवियर चेंज क्या है कि यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनीबॉडी, यू कैन इन्फ्लुएंस फर्स्ट योरसेल्फ, है ना। और वो एग्जांपल जो है मैं उसी ऑथर के आर्टिकल से बात करूंगा। आप सुबह से उठ के और शाम तक बेड पे जाने के लिए जो माइक्रो लेवल टेक्निक्स हैं और जो वेज हैं वाटर कंजर्वेशन के, उनको जरूर इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को समझाएं। और वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है आपके वॉशरूम से, आपकी कार वॉश तक, आपके वॉशिंग मशीन तक, आपके किचन के यूटेंसिल्स तक पानी का इस्तेमाल करना। और उसको जो है आप अपने आप उसको अपनी घड़ी, अपने समय, अपनी क्वांटिटी से फिक्स करना, है ना। तो जो क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट की हमने बात की थी, उसमें सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं एडवोकेसी, वो अपने आप से एडवोकेसी एंड अपनी फैमिली से एडवोकेसी। एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ। और जैसे इफ आई गो बैक टू माई चाइल्डहुड, आई यूज्ड टू से टू माई फादर दैट कि ये पानी जो बगीचे में लगा रहे हैं और जो पेड़ पौधों में फ्री स्टाइल जो पाइप पकड़ के लगाते हैं, दैट इज नॉट गुड। क्योंकि हम लोग स्कूल में पढ़ के आए थे पानी जो है मग से डालें, बकेट से डालें या फिर स्प्रिंकलर से डालें। बट व्हाट यू यूज्ड टू डू, यू यूज्ड टू सिंपल वाटर लाइक दिस। और फिर घर के बाहर, गेट के बाहर भी सफाई होनी चाहिए। इवन ये हैबिट यहाँ पर भी है, काफी लोग सुबह सुबह पानी का होस पाइप लेके खड़े हो जाते हैं, विच इज रॉन्ग। तो हमें चाहिए कि स्कूल से बच्चों को हिट करें, बच्चों को हिट करेंगे तो अपने पेरेंट्स को हिट करेंगे, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगेगा। जब यहाँ पर लगेगा तो समझ आएगी, और यही बिहेवियर मॉडिफिकेशन। दूसरा जो है, और कार वॉश को घर से यूज नहीं करें, क्योंकि टर्शरी वाटर को यूज किया जाता है इन सब चीजों के लिए। हो सकता है टर्शरी वाटर कई शहरों में अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, बट आजकल ड्राई रबिंग, फोम से कई सारी ऐसी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिसमें पानी का कम से कम, उसमें जेट्स यूज करते हैं, कम से कम इस्तेमाल हो। और कहते हैं कि जो हैबिट है हमारी पानी की स्टोरेज अपने घर में, और जो आरओ यूज करने का, आरओ तो काफी कहते हैं पानी वेस्ट करता है, क्योंकि वो कई सारी चीजों को पानी से निकाल के और बाहर फेंकता है। तो इवन उसकी भी टेक्निक हम लोग, कई फ्रेंड्स हमारे, जैसे फ्रेंड है डॉक्टर सुमित अरोड़ा, कुछ लोग आपके फैकल्टी में जानते भी होंगे। एंड हमारे खुद के घर में आरओ प्लांट से एक पाइपलाइन डेवलप कर रखी है छोटी सी। वो उसका पर्पस क्या है, 5-20 लीटर्स के कैन लगा रखते हैं, वो फिल होते हैं तो उनको दूसरे पर्पज में यूज किया जाता है, चाहे वो टॉयलेट्स में यूज हो, चाहे वो आपका पानी के लिए, पौधों के लिए यूज हो। तो ये टेक्निक्स हैं, क्योंकि जब हम सोचेंगे ना कि मैं ये चेंज करूंगा तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क तो बहुत पड़ता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि पानी जो है, मैं तो जब पहली बार देखा था कि पानी 14 से 17 लीटर एक फ्लश में आउट हो जाता है। इवन जब आप अपना ब्रश कर रहे होते हैं तो लोगों की हैबिट होती है कि ब्रश जब तक मुंह में है तब तक टैप भी ऑन रहता है, दिस इज अ कॉमन थिंग। बट ग्रेजुअली एडवर्टीजमेंट्स, अवेयरनेस, एडवोकेसी, इसने लोगों को थोड़ा शर्मिंदा किया। और आज के जो बच्चे हैं वो टोक देते हैं आपको कि पानी फैल रहा है। तो ये चीजें टोकना तो बहुत जरूरी, बट हमारी सोसाइटी जो है अब टोकने वाली नहीं, लोग बुरा मान जाते हैं। तो कहते हैं नेवर शेयर एनीथिंग, बचो इनसे, लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन आज भी जो है टोकने वाली व्यवस्था को समाज में डेवलप करना चाहिए, और इसको माइंड नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, और मैं तो एक चीज यूज करता हूँ अपने सर्कल में, कि बुरा लगाना, अच्छा लगाना तो बहुत अच्छी बात है, बट लोगों को बुरा भी लगना चाहिए। क्योंकि अब लोगों को बुरा नहीं लगता है, फादर बच्चों को बोलते हैं तो बच्चों को बुरा नहीं लगता है, ठीक है। जब तक आपको बुरा नहीं लगता है, आप अपने बिहेवियर को नहीं चेंज करेंगे। और जो साइकोलॉजी के भी कुछ हो सकता है बैकग्राउंड में हो, जो कोपिंग मैकेनिज्म है, और जो मैकेनिज्म है जो जिससे कि लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। इवन अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कई सारे नेशनल प्रोग्राम में, सबसे पहला जो नेशनल प्रोग्राम था HIV एड्स का था, इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की थी, ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू। बट अब वाटर कंजर्वेशन में बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूज हो रहा है, स्वच्छ भारत मिशन जो कि सबसे बड़ा मिशन सफाई का जो आया निर्मल भारत अभियान के बाद में, उसमें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का तो बढ़ चढ़ के यूज हो रहा है। और शायद कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर कितने कैंपेन्स हो सकता है आपने रन किए, हम लोग तो उसके हिस्सा बने हुए, यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स हैं हम लोग इसके। तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है, और कंजर्वेशन इज एंटायरली ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब आप जाइए कुछ जड़ों में, अपने पूर्वजों की जड़ों में जाइए। आप चूंकि हरियाणा से प्लेस है यूनिवर्सिटी, आप, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जनरली हम लोग तालाब बोलते हैं, पॉन्ड इंग्लिश में।
आपके यहाँ शायद जोहड़ या जोहड़ा कुछ करके बोलते हैं शायद। तो तालाब क्या थे, इवन मैं एक किताब का भी जिक्र कर देता हूँ बीच में। हमारे एक सर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट एक बहुत फेमस राइटर, उनके बेटे थे और वो खुद अपने आप में ऑथर थे, अनूप मिश्रा जी। शायद राजेंद्र जी उनको जानते हैं, दिल्ली में गांधी जो धाम है वहाँ वो रहते थे। मैं उनसे अपने बचपन के टाइम में मिला हूँ, यूनिवर्सिटी टाइम में। तो उन्होंने किताब ही लिखी तालाब, उन्होंने तालाब की जिंदगी पे एक पूरी किताब लिखी। और देखिए तालाब जो है, अगर आप देखेंगे आज की डेट में तालाब के लोगों ने कब्जा कर रखा है, तालाब खत्म हो चुके हैं। तालाब को पर्पस ताल और तालाब बोलते थे, इवन हमारी जो लोकल भाषा थी उसमें तलैया बोलते थे, तलैया। और वो हर गांव में एक ताल, तलैया या तालाब तो होता ही था और पूरा साल उसमें पानी रहता था। गर्मियों में उसका लेवल थोड़ा डाउन हो जाता था, बट उसका पर्पस क्या था, उसके गांव के लोग पानी यूज करते थे, जानवर यूज करते थे। और जब पानी तालाब में रहता है तो एक मॉइस्चर रहता है, ठंडक रहती है और उसके आसपास वेजिटेशन ग्रो करती है। आज तालाब का कॉन्सेप्ट आप देखिए, तालाब भर दिए होंगे या तालाब भर चुके होंगे, उनकी सफाई नहीं होती है और खाली पड़े हुए, तो तालाब का कॉन्सेप्ट जा चुका है। तो अब सरकार भी कोशिश कर रही है कि तालाब को खुदवाया जाए। और पुराने हिस्टोरिक टाइम में जाएंगे तो देखेंगे जो रूलर्स हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम सम्राट अशोक का आता है, शेरशाह सूरी का आता है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने तो पानी की व्यवस्था के लिए तालाब कुएं इन्होंने खुदवाए हुए थे, है ना। आज हम लोग वाटर कूलर रखवाते हैं, तो बिजली का प्लग लगा हुआ कि ठंडा पानी मिले, लेकिन पानी सप्लाई से तो कहीं से तो आ ही रहा है, लेकिन सप्लाई बाधित हो जाती है। तो हमें पानी की व्यवस्था पे अपने समाज में बहुत गहन चिंतन करना होगा और हम मेटेरियलिस्टिक अप्रोच को टर्न डाउन करें, जिसमें कि फिजिकल पोजीशंस की मेरे पास इतना पानी है, मैं इतना पानी खरीद सकता हूँ, मैं बिस्लेरी की 20 लीटर्स की बोतल खरीद सकता हूँ। नहीं, हमें पानी की प्राथमिकता देनी होगी, बिस्लेरी को प्राथमिकता नहीं देनी, हमें ब्रांड पे बात नहीं करनी पड़ेगी, हमें पानी की कंजर्वेशन के ऊपर बात करनी है। और आप लोग जो है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं वो कल अपना करियर चूज करेंगे और करियर में आप लोग बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में होंगे। कुछ हो सकता है ब्यूरोक्रेट्स हों, कुछ हों आपके पॉलिटिक्स में, हो सकता है कुछ लोग आ जाएं, कुछ लोग एजुकेशन में आ जाएं। तो ये जो विचार जिस तरह से आपकी यूनिवर्सिटी ने सस्टेनेबल कंजम्पशन पे कैंपेन के माध्यम से रखवाया है, मुझे लगता है इनके ऊपर चिंतन और गहन अध्ययन बहुत जरूरी है। और समय समय पे हमें इस तरह के जो है डिस्कशंस और जिसमें स्टूडेंट्स का जुड़ाव हो, युवाओं का जुड़ाव हो, उनको जोड़ना पड़ेगा। और मैं एक जिक्र और कर देता हूँ, उसको क्षमा कीजिएगा किसी को अगर ठेस पहुंचती है, तो बात करूंगा मैं शाकाहार की। अगर आप वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो शाकाहार की भी बात करनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है, मतलब मैंने पहले ही आपको बोला है कि नथिंग टू ऑफेंड टू एनीबॉडी। क्या है शाकाहार? कहते हैं कि 1 जो पाउंड मीट अगर प्रोसेस किया जाता है तो उसके ऊपर 9500 लीटर्स ऑफ वाटर का कंजम्पशन आता है। और वही अगर 1 पाउंड मीट की प्रोसेसिंग, अगर उसकी हार्वेस्ट की बात होती है तो उस पर 95 लीटर आता है। तो आप देखिए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई वाटर का मैग्नीट्यूड है दोनों के बीच में। अब इसके ऊपर बहुत सारी जो है विषमताएं हैं, मैं जानता हूं, लेकिन फोर्सफुली नहीं। बट आज का जो विश्व है वो शाकाहार की तरफ जा रहा है, दुनिया हमसे सीख रही है और शाकाहार की ओर प्रवृत्ति जा रही है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं आजकल, जो एक्टिविज्म की बात होती है, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, इवन हम लोग भी होते हैं, तो हमें भी लोग कहते हैं कि आप फर्स्ट डिक्लेयर करिए कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। तो मैं सुझाव दूंगा, जो इस चीज को अपनाते हैं बहुत अच्छा है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड में, जिनका की इथनिसिटी ही यूरोपियन है, ऑस्ट्रेलियन है, पैसिफिक का है, दे आर स्विचिंग ओवर टू वेजिटेरियन। और क्यों? क्योंकि वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं एनवायरमेंट। और मैं बात करूंगा इसके ऊपर इवन जो इंडिजिनस नॉलेज है। अब मैं हरियाणा की बहुत संदर्भ में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें जो है आपकी जो नॉलेज है, जो पुराने व्यक्तियों की नॉलेज है, और वो हमें खोजनी पड़ेगी। खोजनी किस लिए पड़ेगी? क्योंकि हमारा जो डिस्कनेक्ट है हमारे जो फादर और उनके फादर और उनके फादर के बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। जो उनकी प्रैक्टिसेस थी वो जो है अब हमें खुद नहीं पता है। और इसी क्रम में अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि 2021 में हम लोग एक ग्लेशियल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और वो किसी ग्लेशियर पे ही होगी। और वो कोई भी 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसमें कोई ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम नहीं होगा, उसमें ऑनरेरियम नहीं होगा, उसमें हम किसी गांव में ही जाके रहने वाले हैं और उसमें जो स्टूडेंट्स भी होंगे। तो हमने किस लिए प्लान किया? क्योंकि जो 90 और 100 ईयर प्लस हैं उस इलाके में, हमें उनसे बात करनी। क्यों बात करनी? क्योंकि बहुत सारे बीच, बहुत सारे पेड़ और बहुत सारी ट्रेडिशंस जो है बदल चुकी हैं। अब कई ऐसे बीज हैं, क्योंकि मेरी इसमें टेक्निकल नॉलेज साउंड नहीं है,
बीज के और सीड्स वगैरह में और प्लांट की स्पीसीज और वैरायटी में, लेकिन कई ऐसी वैरायटीज जो है डेवलप तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पर लाई गई हैं और उनको यूज किया गया कमर्शियली, जो कि पानी की कंजम्पशन को बहुत बढ़ाते हैं। और चूंकि जब आप अपने पुराने पूर्वजों से, पूर्वज तो वो है नहीं, बट लेकिन जिस इलाके को हमने सिलेक्ट किया है वहाँ पे 100+ और 90+ लोगों की अभी वहाँ पे एक अच्छा नंबर है उस गांव में। तो वहाँ पे क्योंकि उनके हम लोग की 2 जनरेशन एटलीस्ट वो देख चुके होंगे, तो कई ऐसी वैरायटीज चेंज हो चुकी हैं। तो अभी हमें इसके ऊपर भी काम करना होगा। और अभी बीच में जैसे एक एग्जाम्पल है एक वर्कशॉप का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल, उन्होंने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्लस सस्टेनेबल कंजम्पशन को भी यूज किया हुआ था। तो मतलब हमें एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस वो भी देखनी, क्योंकि मैं इसका सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट चूंकि मैंने वर्कशॉप अटेंड की है और उनके ऊपर सुना है, मैंने उनके वक्तव्यों को सुना है, उनके एक्सपर्ट्स को, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा चेंज आ चुका है। और ये शायद आप अपने फादर, अगर आपका एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है तो आप उनसे पूछिएगा कि कौन कौन सी जो फसल थी जो अब वो नहीं करते, और कौन सी फसल ऐसी है जो कमर्शियली वायबल हैं। और जैसे हरित क्रांति की बात की गई थी, तो हरित क्रांति का जो जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है ना, उनसे भी हमें मुलाकात का मौका मिला स्टूडेंट के टाइम में, उनको सुना भी था। बट कहते हैं कि जो हरियाणा और पंजाब, पहले तो पंजाब ही था, तो पंजाब वाज द फोकल पॉइंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। हरियाणा ने बहुत प्रोग्रेस किया उस पर, और वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट था वो भी उसका पार्ट था, है ना। पंजाब में मुझे जो लगता है, क्योंकि जब बात हमने पढ़ाई में अपने, मुझे वो वर्ड सब याद आ रहे हैं अपनी स्टडीज में, जैसे वो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स थे, HYV सीड्स बोलते थे, क्योंकि उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके कुछ सीड्स तैयार किए गए थे कि जिनकी यील्ड पैदावार बहुत ज्यादा हो। कुछ ऐसी फसलें लाई गई या ऐसी वैरायटीज लाई गई जिनकी जो है उनकी मैग्नीट्यूड, मतलब उनकी जो वजन है वो ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही MP में कोई गेहूं आता है जिसका कि वजन बहुत ज्यादा होता है। तो हम कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उसका वजन और उसकी संख्या और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाने पे लगे, क्योंकि उससे कॉस्ट इंक्लूड है, उसमें प्रॉफिट्स हैं। तो हम कई बार भूल जाते हैं अपनी जड़ों में कि हम कई बार कंज्यूमरिज्म को ना बढ़ाएं। अब जैसे कुछ लोग हैं, मैं एक एग्जांपल इसलिए दूंगा कि आई एम एसोसिएटेड विद हिमाचल आल्सो, तो वहां पे जब ये फसल पैदा करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, 2 तरह से फसल करते हैं। एक होती है कमर्शियल फसल, जिसको कि बेच के उनकी पैदावार और पैसा घर पे आना है। दूसरा वो अपने लिए करते हैं। जो अपने लिए करते हैं उसमें केमिकल्स नहीं यूज होते, उस सेब में केमिकल नहीं होता, उस राजमा में केमिकल नहीं होता है, उस प्रोडक्ट में केमिकल्स नहीं यूज करते हैं, उसमें गोबर यूज करते हैं। और जो मार्केट में बेची जाती है उसमें 100% केमिकल यूज होता है, उसका कलर लाने के लिए, उसका साइज बढ़ाने के लिए। तो आप देख लीजिए, दोहरी नीति हो गई ना। आपने यूज करना है तो आप तो अपना परफेक्ट है, बट वही चीज जब दूसरे के लिए जाएगी तो वो परफेक्ट नहीं है। तो हमें दोहरी विचारधारा, क्योंकि देश में, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में प्रॉफिट को हाइट दी गई है, इकोनॉमिक्स को हाइट दी गई है, मतलब आर्थिक तौर पे जो विचार है उसको प्राथमिकता दी गई, सामाजिक सांस्कृतिक इनको पीछे किया गया। आज अगर सांस्कृतिक और संस्कृति की बात करेंगे, सामाजिक बात करेंगे, तो आर्थिक तौर पे हम वहां पे नहीं पहुंच पाते। आर्थिक तौर पे वही पहुंचता है जिसकी बात में वजन होता है और जहाँ प्रॉफिट्स की बात होती है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास, आर्थिक नीतियां होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो इको वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन हमें जो है कहीं ना कहीं घाटे का सौदा भी करना पड़ता है। और मैं इसको एंड करूंगा जस्ट कोरिलेट करते हुए अपने संविधान से। हमारे देश में जो है जो बजट है वो कौन सा है, सबको पता होगा, कोई भूलना चाहेगा स्टूडेंट्स में से? हमारे देश का जो बजट है वो डेफिसिट बजट होता है ना। क्या हमारा बजट कैपिटल बजट नहीं है? कैपिटल बजट किसके पास है? डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, US का खास तौर से। लेकिन जो हमारा बजट है वो घाटे का बजट है। हमारा जो प्रॉफिट्स हैं वो पूरे नहीं पड़ते हैं, हमें जो है नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है, क्योंकि हम सब्सिडीज बहुत सारी देते हैं। हम उनका ध्यान रखते हैं जिनका कोई ध्यान नहीं रखता है, जो विचार, जो कहते हैं कि जो विकास की धारा है उससे पीछे रह जाते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखते हैं। तो उनके लिए हम सब्सिडीज अरेंज करते हैं, खेती के लिए, लोन्स के लिए, हर तरह से, सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो हमें जबकि घाटे का बजट है तो हमें घाटा तो सहना ही पड़ेगा। अगर हमें सस्टेनेबल बनना है तो बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म हम नहीं, हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। और हमारी विकास की राजनीति, हमारे जो स्टेट के जो रोड मैप हैं, हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं, जो ऐसी कमेटीज आती हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि विकास और आर्थिक विकास जहाँ पे प्राथमिकता हो, तो हमें ऐसी चीजों पे बहुत गहन अध्ययन, सोचना और विवेकशील होना पड़ेगा।
और कहना है कि जैसे कई बार क्या होता है, हमारी जो कमेटीज होती हैं उसमें जनरली क्या होता है, सीनियर्स होते हैं, हमें इसमें बच्चों को भी जोड़ना पड़ेगा, हमें इसमें युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा। तभी आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर संयुक्त राष्ट्र बात करता है किसी भी विषय पे, मैं क्योंकि अपने युवा एज से संयुक्त राष्ट्र के कई बड़े हाई लेवल कमेटी से जुड़ा रहा हूँ यूनेस्को के साथ, तो मैंने यही देखा जब हम बात नीतियों की करते हैं तो वो युवाओं को जोड़ते हैं, उनका एक सेपरेट सेगमेंट डालते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनके विचारों को कंसोलिडेट करके, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आपके पॉलिसीज आती है, कन्वेंशंस आती हैं, उसमें यूथ डायलॉग करके उसको इंसर्ट करते हैं और उनकी स्टेक होल्डर मान के उनको विचार के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट कराने में, नीतियों तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। ऐसे ही बच्चों के लिए भी, बच्चों को भी वो, क्योंकि बच्चों और युवाओं के जो आइडियाज होते हैं वो रॉ होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें वन फ्लो थॉट होता है, उसमें कहीं पे भी शक, गुंजाइश या इस तरह के वो नहीं होता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ये, नो, उनका प्योर थॉट होता है, रियल थॉट होता है। और कई बार भी रियल थॉट स्पॉन्टेनियस ही मिलते हैं, जब हम उस पर ज्यादा टाइम लगाते हैं और हम फिर उसमें क्या करते हैं, तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं। तर्क वितर्क से बचना होगा, हमें रियल थॉट्स चाहिए, सस्टेनेबल थॉट्स चाहिए, और उसमें बच्चे और युवाओं का जोड़ना तो बहुत जरूरी है, और हमारी सरकारों को भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम इस ग्लोबल आपका वेबिनार है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हरियाणा प्रांत तक सीमित है, मैं इसको देश तक बात करूंगा, क्योंकि ये आवाज देश के बाहर भी जाती है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं, तो ये आवाज बाहर भी जाती है। तो जहां पर भी बच्चों और युवाओं को जोड़ना होगा, और जो कंजर्वेशन जो है, बेस्ट एक्शन टेकर्स और एक्शन पार्टनर्स, और मैं कहूँगा कैटलिस्ट ऑफ चेंज आपके बच्चे और युवा ही हो सकते हैं। और हमें चाहिए वयस्कों को, एडल्ट्स को चाहिए, जो हम लोग प्रोफेशंस में जहाँ पे ऑफिसर्स हैं, बैठे हुए हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हमें चाहिए कि इनको एक सही प्रोपोर्शन में इंक्लूड करें और इनकी विचारधारा को प्लेटफॉर्म दें, और प्लेटफॉर्म देने के बाद उनको इनकॉर्पोरेट कराएं, और जब इनकी रिकमेंडेशंस बनाएं तो उसमें एज अ स्टेक होल्डर उनका वजन भी डालें। और इस सब कार्यों के लिए जो सबसे देश आगे आता है इन चीजों को फॉलो करने में, इन चीजों को करके दिखाने में, वो जापान आता है। वहाँ बच्चों से शुरुआत करते हैं हर चीज, और बच्चों से ही सीख डेवलप कराते हैं, और तभी शायद उनके सबसे बेस्ट सिटीजन्स और मैं कहूँगा चिंतन शक्ति और देश के लिए जो राष्ट्र की भावना है, और वो सबसे ज्यादा आज की स्थिति में, आज के परिवेश में जापान से सीखने को मिलती है। तो हमें चाहिए, हमारा देश भी महान है और रहेगा, और हम लोग महानता की ओर अग्रसर है सभी लोग। आपका यूनिवर्सिटी इस तरह से कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अब मैं अपने शब्दों को विराम दूं, और इन केस एनी क्वेश्चंस हैं किसी के भी, तो यू मे आस्क, और कोई शेयर करना चाहता है प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हमने 3 बजे एक ओपन आर्म क्वेश्चन राउंड रखा है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। सर, हमारे साथ अपने गहन ज्ञान को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका सतत उत्साह और मूल्यवान जानकारी से भरा हुआ था, तो सर हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। जी सर। थैंक यू। जी सर।